आज बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूट्रस वाले पार्ट के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसके पहले हमने दो पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कवर कर लिया था। एक था ओवरी और दूसरा था ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब। अब ओवरी के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर आता था फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, और ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बाद वो ओपन होता है यूट्रस के अंदर में। सबसे पहले कुछ जनरल सी बातें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यूट्रस जो होता है वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर में भी आपको बता रखा था कि ये इन्वर्टेड पीयर शेप के होते हैं। तो ये इन्वर्टेड पीयर शेप के होंगे। हम लोग वो सारी बातें जो हैं वो जनरल सी जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। और ये ओपन होता है, ओपन्स इनटू सर्विक्स। ये कहाँ पर ओपन होंगे? सर्विक्स के अंदर ओपन होते हैं। तो इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। सबसे थिक पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होगा ये, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सेसरी कैनाल, फीमेल एक्सेसरी कैनाल या फीमेल एक्सेसरी ट्यूब्स जो होती हैं उसका सबसे ये ब्रॉडर पार्ट होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। और ये इट प्रोवाइड डेवलपमेंट, साइट ऑफ डेवलपमेंट। तो यहीं पर डेवलपमेंट जो होगा वो होता है। यूट्रस को हम लोग वॉम्ब भी बोलते हैं और यहीं पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो इसी स्पेस के अंदर में हो रहा होता है। सबसे थिकेस्ट वॉल होती है और ये यहाँ पर ओपन होता है। पिछले वीडियो के अंदर में हमने इस यूट्रस का डायग्राम भी देखा था। अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर आपको आई बटन के अंदर में मिल जाएगा, जाकर देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पर जो डायग्राम था वो हमने देख लिया था। तो यूट्रस के अंदर में ये सारी चीज़ें होती हैं। यूट्रस जो है अगर हम लोग बात करें तो यूट्रस और इसी के साथ अगर हम लोग सर्विक्स को मिला दें और प्लस वजाइना, तो इसी को मिलाकर बोला जाता है फीमेल एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं यूट्रस प्लस सर्विक्स प्लस वजाइना। इसके अंदर में फैलोपियन ट्यूब भी आ जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब को भी मिला लेते हैं इसके अंदर में। तो फैलोपियन ट्यूब प्लस यूट्रस प्लस सर्विक्स प्लस वजाइना, ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बोली जाती हैं? फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। और इसी के साथ साथ एक और अगर हम लोग टर्म की बात करें तो यूट्रस के बाद दो जो चीज़ें आती हैं यानी कि सर्विक्स और वजाइना को अगर हम लोग मिला दें तो सर्विक्स और वजाइना मिलाकर बोला जाता है बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने पिछले वीडियो के अंदर में डिस्कस कर ली थी कि बर्थ कैनाल क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि इसी के थ्रू यहाँ पर बर्थ होता है। तो आप याद रखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, इन सभी को मिलाकर बोला जाता है फीमेल एक्सेसरी डक्ट, और सर्विक्स और वजाइना को मिलाकर बोला जाता है बर्थ कैनाल, ठीक है। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग इसके एनाटॉमी देखेंगे कि इसके जो कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, कितनी लेयर होती हैं वगैरह वगैरह। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इट अटैचेस विथ, जहाँ पर जो पेल्विक वॉल होती है उसके साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा, पेल्विक वॉल थ्रू किसके द्वारा? यहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा। तो जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं जिसके थ्रू जुड़ा हुआ होता था अपना ओवरीज जो होती हैं वो ब्रॉड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो सेम वही ब्रॉड लिगामेंट जो है, ब्रॉड लिगामेंट आपको बता रखा था कि ब्रॉड लिगामेंट जो जैसे कि यूट्रस जो है उसकी पीछे वाली वॉल जो है उसको ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं, उसी के साथ चिपका हुआ रहता है और उसी के साथ ओवरी भी वहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। ये सारी की सारी बातें हमने पिछले वीडियो के अंदर में कर ली थी। पहले भी आपको बता रखा है कि यहाँ पर आई बटन के अंदर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देख लेना जरूर सा। पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर ये जो है वो पेल्विक वॉल के साथ अटैच रहता है, किसके द्वारा? ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर में जो लेयर्स हैं वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। 3 यहाँ पर लेयर्स होंगी। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है यूट्रस का, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा यूट्रस का, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये वजाइनल पार्ट होता है। ये यूट्रस वाला मेन पोर्शन है। अब इसके अंदर में यहाँ पर 3 लेयर में ये बटा हुआ आपको मिलेगा, यानी कि ये सबसे बाहर वाली लेयर फर्स्ट, ये दूसरी वाली लेयर सेकंड, और ये जो है तीसरी लेयर थर्ड। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है फर्स्ट वाले को हम लोग कह रहे हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। पेरी का मतलब चारों तरफ, वही तो पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर है, इस वजह से पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं। जो अपनी दूसरी लेयर है इसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, और यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है उसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम,
मेट्रियम। इन तीनों के क्या कुछ फंक्शन होते हैं, कैसा कैरेक्टर होता है, क्या कुछ चीज़ें होती है, वो अभी हम लोग लिखेंगे। फिलहाल अगर हम लोग थोड़ा बहुत समझ ले कि ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम क्या है, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है पेरीमेट्रियम, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे थिन होता है और कवरिंग का काम करता है, इसका और कोई भी काम नहीं होता है। तो ये यूट्रस आपको इन्वर्टेड पियर शेप का नजर आ रहा है, अंदर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैविटी भी होती है, सबसे ज़्यादा स्पेस होता है इसके अंदर में, और सबसे थिक वॉल भी इसी की होती है। यहाँ से ये ओपन हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये सर्विक्स होता है, और उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है वो वजाइना होता है। सर्विक्स और वजाइना दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, बर्थ कैनाल। तो ये सारी चीज़ें भी अगर मेंशन करना चाहूँ तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ये है सर्विक्स, ये है वजाइना, और अभी जैसे आपको बताया कि वो सर्विक्स और वजाइना को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। और ये यूटेराइन कैविटी है जिसको हम लोग यूटेराइन कैविटी या यूट्रस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉम्ब। यहीं पर जो है वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है, 3 लेयर में बटा हुआ रहेगा। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे चारों तरफ की मेट्रियम है, मतलब यहाँ पर वॉल है, और आपको इसी वजह से समझ में आ रहा है कि सबसे ये थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और एक्सटर्नल सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है। फिर बीच वाला जो पोर्शन आता है वो होता है मायोमेट्रियम, और यहाँ पर आपको थोड़ा थिक नजर आ रहा होगा, पेरीमेट्रियम से थोड़ा थिक होता है, इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। मायोमेट्रियम नाम है, मायो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं मसल्स के लिए, यानी कि ये स्मूथ मसल का बना हुआ रहेगा, तो स्मूथ मसल की ये लेयर होती है मायोमेट्रियम। और ये जो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, इन तीनों ही लेयर में से सबसे थिकेस्ट लेयर होती है मायोमेट्रियम की। और ये जो मायोमेट्रियम होता है ये क्या करता है दरअसल, कि कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। जब यहाँ पर डेवलपमेंट एक बार जब हो जाएगा, जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो का, तो उसके बाद इसी मायोमेट्रियम के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो पोर्शन होता है, मतलब जो चाइल्ड बर्थ होता है, जो पार्चुरेशन होता है, उसके अंदर में ये जो मसल की लेयर होती है वो थोड़ी हेल्प करती है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सबसे अंदर वाली लेयर, यानी कि एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो थर्ड वाली लेयर, सबसे नीचे वाली, सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये ग्लैंडुलर नेचर की होती है, सीक्रेटिव नेचर की होती है, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों का सिक्रेशन भी करते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स का भी सिक्रेशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी एंडोमेट्रियम के अंदर में साइक्लिक चेंजेस होते हैं पूरे महीने भर, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पूरे मंथ इसमें क्या होता है कि चेंजेस होते रहते हैं, इसकी लेयर जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। जब ये थिकेस्ट लेयर हो जाती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो होता है, मतलब इसके अंदर में इसकी थिकनेस बढ़ती और घटती रहती है, बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ता जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब दिन बढ़ते चले जाते हैं तो ये थिक होता चला जाता है, और एक बार जब ब्लीडिंग हो जाती है, जब मेंसेस हो जाता है, 1 महीना जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर से ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है वो टूट के अलग हो जाती है, और फिर से पतली लेयर हो जाती है। तो बार बार इसके अंदर में साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं, नई लेयर बनती रहती है, पुरानी लेयर टूटती रहती है। इस तरीके से यहाँ पर एंडोमेट्रियम के अंदर में ये चेंजेस होते रहेंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अभी लिख लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये चेंजेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी बातें जो है हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर भी अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो एंडोमेट्रियम के अंदर में 2 अलग लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है स्ट्रैटम बैसिलिस, यानी कि ये बेसिक लेयर होगी, बिल्कुल बेस वाली लेयर होगी, मेन लेयर होगी, और एक होता है स्ट्रैटम फंक्शनल, ठीक है। तो स्ट्रैटम बैसिलिस एंड स्ट्रैटम फंक्शनल। तो एंडोमेट्रियम के अंदर में ये जो लास्ट वाली लेयर है, इसके अंदर में भी 2 लेयर होंगी, एक ऊपर वाली ये है बैसिलिस, स्ट्रैटम बैसिलिस, और नीचे वाली जो लेयर होगी ये होगी स्ट्रैटम फंक्शनल, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, मतलब बाहर वाली जो लेयर है, सॉरी, जो बाहर वाली लेयर है वो है स्ट्रैटम बैसिलिस, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम में भी सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी वो होगी स्ट्रैटम फंक्शनल। और यहां पर जब हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जब मेंस्ट्रुअल साइक्लिक चेंजेस की, तो वो जो साइक्लिक चेंजेस होता है ना, वो दरअसल स्ट्रैटम फंक्शनल वाली लेयर में होता है। स्ट्रैटम बैसिलिस वाली लेयर, जो एंडोमेट्रियम के स्ट्रैटम बैसिलिस वाली लेयर है, वो एज इट इज पड़ी हुई रहती है। तो कैसे होगा अरेंजमेंट, एक बार जरा ध्यान से सुन लेंगे। सबसे बाहर में ये वाली जो लेयर है ये पेरीमेट्रियम है, इसके अंदर में ये ऐसे पड़ा हुआ ये मायोमेट्रियम है, उसके अंदर में ये एंडोमेट्रियम की पहली वाली लेयर स्ट्रैटम बैसिलिस है, और उसके अंदर में एक और लेयर लगी हुई है स्ट्रैटम फंक्शनल, और स्ट्रैटम फंक्शनल की थिकनेस जो है वो बढ़ती घटती रहती है, यहाँ पर कम या ज्यादा होता रहता है स्ट्रैटम फंक्शनल। और यही स्ट्रैटम फंक्शनल, एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रैटम फंक्शनल वाला जो पोर्शन होता है, यही थिक होकर टूट जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये ब्रेक हो जाता है और बार बार नई लेयर बनती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम टूट के अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगा, वहां पर उसमें एक पार्ट जो है स्ट्रैटम बैसिलिस वो एज इट इज पड़ा हुआ रहता है, और स्ट्रैटम फंक्शनल वाली जो लेयर रहती है वो टूट के
अलग हो जाती है। आई होप आपको बात आ रही होगी समझ में। आप इस डायग्राम को भी, थोड़ा सा रफ सा डायग्राम है, आपको इसका प्रॉपर डायग्राम जो है वो पिछले वीडियो के अंदर मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और आप इसे उसे जाकर देख लेना। और इसके अंदर में भी ये चीज़ें भी आप नोट डाउन कर लेंगे। आप फिलहाल इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बारी बारी से इन तीनों लेयर्स के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इन तीनों ही लेयर्स के बारे में बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेरीमेट्रियम। वही सारी बातें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं उसी को हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पर। पेरीमेट्रियम जो होता है वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, थिन होता है यहाँ पर, और मेम्ब्रेनस होता है। थिन होता है, काफ़ी पतला होता है, मेम्ब्रेनस होता है, बिल्कुल पतला सा पतली सी लेयर होती है। उसके बाद बात हम लोग कर रहे हैं मायोमेट्रियम के। मायोमेट्रियम जो है वो मसल, मायो का मतलब होता है मसल, यानी कि ये मिडिल लेयर है। सबसे पहली बात थिक होगा, चूंकि ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, स्मूथ मसल का बना हुआ होगा। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन पार्चुरेशन बाई स्टिमुलेटिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को मतलब काफ़ी विगरस कॉन्ट्रैक्शन, काफ़ी तेजी से, काफ़ी एक मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है, काफी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर में, और जिसकी वजह से ये किस में हेल्प करता है, पार्चुरेशन के अंदर में। पार्चुरेशन का मतलब आप ध्यान में रखेंगे कि पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, मैंने शायद पहले किसी वीडियो के अंदर में बता रखा है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एंडोमेट्रियम के। एंडोमेट्रियम जो होता है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि इनर लेयर है। ग्लैंडुलर होता है, सिक्रेटिव होता है, यानी कि बहुत सारे ये हार्मोन्स वगैरह का सिक्रेशन भी करता है। लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये यूट्राइन कैविटी को लाइन करके रखता है। लाइनिंग का मतलब आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गन के जब बाहर की अगर कवरिंग होती है, किसी भी ऑर्गन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे, जब वहाँ पे किसी टिश्यू की मतलब आउटर मोस्ट टिश्यू की अगर लेयर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कवरिंग। और अगर इनर लेयर पे अगर किसी टिश्यू की कवरिंग होती है, टिश्यू की लेयर अगर प्रेजेंट होती है इनर लेयर पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइनिंग। तो यूट्रस की अंदर वाली पोर्शन पे एक कवरिंग बना के रखता है, मतलब एक टाइप की लेयर बना के रखता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइनिंग। और उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी के अंदर में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसी के अंदर में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से जो भी होता है एंडोमेट्रियम, बात आ गई होगी समझ में, ठीक है, इसी वजह से मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और एंडोमेट्रियम के अंदर में मैंने आपको बता रखा है कि 2 लेयर होगी, वो वाला पोर्शन आपने लिख ही लिया होगा कि इट हैज़ 2 लेयर्स, और जो आउटर वाली लेयर होगी उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटम बेसिलिस, और स्ट्रैटम फंक्शनल बोला जाता है, जो सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर होगी। फिलहाल इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक के अंदर में, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर वल्वा के बारे में। मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतजार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, सनम तुम इतनी मोहब्बत करो कि सारा ज़माना जल जाए, अरमा बड़े इस दर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर वल्वा के बारे में। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग बोलते हैं वल्वा, और वो कुछ इस तरीके के शेप का यहाँ पर स्लिट लाइक अपर्चर के अंदर में ओपनिंग होती है, स्लिट के जैसा होता है, मतलब एक ग्रूव होता है, एक कर्व होता है, एक कर्व नहीं सॉरी ग्रूव बोल सकते हैं, या फिर एक अपर्चर कह सकते हैं, उस टाइप से यहाँ पर स्लिट के जैसे ये जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होगा वो यहाँ पर ओपन होगा, और इसको हम लोग नाम देते हैं वल्वा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वल्वा है, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम लोग वल्वा कह रहे हैं। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं, ये मेल फीमेल दोनों के अंदर में होंगे, लेकिन यहाँ पर मेल के अंदर में सिर्फ प्यूबिक हेयर्स बोल दिया जाता है, यहाँ पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होती हैं। और ये प्यूबिक हेयर जिस टिश्यू के ऊपर में प्रेजेंट होंगे उस टिश्यू को या पर इस एरिया को यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस या फिर मॉन्स वेनेरिस बोल दिया जाता है। तो मॉन्स प्यूबिस या फिर मॉन्स वेनेरिस वो स्ट्रक्चर होगा, वो जगह होती है जहां पर एक थिक टिश्यू की पैड लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होता है, और जिसके ऊपर में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इस हेयर को हम लोग बोला करते हैं प्यूबिक हेयर्स। नॉर्मल जितने भी मेल बॉडी की अगर हम लोग चाहे कि बात कर लें, चाहे कि फीमेल बॉडी की बात कर लें, प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं वो हर जगह पे मतलब
हर जगह पे नहीं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पास में प्रेजेंट होंगे। अब अगर याद करने की कोशिश करें तो मेल बॉडी के अंदर में जो सबसे स्ट्रक्चर, जो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता था, पीनस का जो स्ट्रक्चर सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता था, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता था, वो था ग्लैंस पेनिस। और इसी ग्लैंस पेनिस के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर में होता है क्लिटोरिस। ग्लैंस पेनिस जो होता है उसके ऊपर में बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में नर्व एंडिंग्स होते हैं। और इन्हीं इतने ज़्यादा नर्व एंडिंग की होने की वजह से जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ मेल के अंदर में सबसे जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो होता है ग्लैंस पेनिस, ठीक है। और उसी के इक्विवेलेंट यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर में होता है क्लिटोरिस, और इसी वजह से इसको स्यूडो पेनिस भी बोला जाता है, स्यूडो पेनिस भी बोलते हैं इसको। और ये पेनिस के जैसा ही, पेनिस के इक्विवेलेंट ही स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहां पर भी बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग होती हैं, और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। और जैसा कि अगर आपको याद है तो ग्लैंस पेनिस के ऊपर में एक कवरिंग होती थी स्किन की, जिसको हम लोग बोलते थे प्रीप्यूस। और अगेन यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर होगा, एक यहाँ पर पेनिस लाइक एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, उस इरेक्टाइल स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं क्लिटोरिस। और यहाँ पर ये जो इसके ऊपर में एक स्किन की फोल्ड होती है जिसको यहाँ पर बोला जाता है प्रीप्यूस, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से क्लोज होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा फोल्ड जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल बंद सा रहता है। जब हम लोग सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर को जब ओपन करते हैं, जब यहाँ पर ऐसे अगर हम लोग खोल के देखेंगे तो सबसे बाहर वाली ये जो स्किन की लेयर है जो क्या करता है कि पूरे के पूरे वेजाइनल वेस्टिब्यूल को जो कवर करके रखता है, जो बिल्कुल बाहर का स्ट्रक्चर जो हमको नजर आता है, ठीक है। तो इस बाहर वाले स्ट्रक्चर को, इस वाली लिप के लिए वर्ड यूज होता है लेबिया, ठीक है। ये लिप्स के जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जो बाहर के जो दो होते हैं, दो तरीके से यहाँ पर दो साइड से ये कवर्ड रहेंगे, तो इसको लिप्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो इसको हम लोग इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं लेबिया। और ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर वाला होगा उसको हम लोग कहेंगे, ये जो बाहर वाला जो ग्रीन कलर के पोर्शन से, जो शेडेड पोर्शन में जो ग्रीन कलर, ब्लैक कलर से यहाँ पर जो दिखा रखा है, जो मार्क किया हुआ है ब्लैक कलर से, जो शेडेड पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। ध्यान से देखते चलेंगे। सबसे पहले हमने मॉन्स प्यूबिस कवर कर लिया, प्यूबिक हेयर्स, प्रीप्यूस एंड क्लिटोरिस। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल कवर करके रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और इसी लेबिया मेजोरा को जब हम लोग ओपन करके देखेंगे, ठीक है, ये हमने बात करी कि ये पूरी तरीके से कवर करके रखेगा वेजाइनल वेस्टिब्यूल को। जब हम लोग इसको ओपन करके इस तरीके से जब देखते हैं तो ओपन जो ही करते हैं तो उस लेबिया मेजोरा के अंदर की जो स्किन होगी उसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा जो है वो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है। लेबिया वर्ड का मतलब होता है लिप्स, और लिप्स मेजोरा यहां पर यानी कि मेजर, बड़ा, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर यहां पर क्या होगा कि एक और स्किन की लेयर होगी। ये जो ब्लू कलर में यहां पर शो कर रखा है मैंने, तो ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये भी शेडेड पोर्शन है, तो ये इसी के अंदर की लेयर है, ठीक है। आपको बात आ रही होगी समझ में। तो ये वाला बिल्कुल स्किन फोल्ड था, बिल्कुल क्लोज था, और जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो अंदर वाली जो स्किन की जो फोल्ड नजर आ रही है इसको बोला जाता है लेबिया माइनोरा। ये भी लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जब लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा का जब हम लोग ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको सामने नजर आता है ये एक चैम्बर, एक ट्रायंगुलर चैम्बर, जिसको बोला जाता है वेजाइनल वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है एक खाली जगह, एक एम्प्टी चैम्बर, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल। अब ये जो है ये स्ट्रक्चर वेजाइनल वेस्टिब्यूल है और इसी के अंदर में सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये जो लेबिया माइनोरा वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है, यही जाके यही वाली जो स्किन है, इसी की स्किन, लेबिया माइनोरा वाली स्किन जो है ये जाकर कवर की हुई होती है किसको? प्रीप्यूस को, यानी कि क्लिटोरिस को। मतलब प्रीप्यूस को कवर नहीं, प्रीप्यूस का फॉर्मेशन करती है, यानी कि क्लिटोरिस को कवर करने का काम जो होता है वो इसी लेबिया माइनोरा के फ्यूजन से एक स्किन बनती है जो कि क्लिटोरिस को कवर करके रखने का काम करती है। तो यानी कि लेबिया माइनोरा ही वो पार्ट है जो कि ऊपर में जाकर क्या कर रहा है कि इस क्लिटोरिस को कवर करके रखता है। अब ये जो वेजाइनल वेस्टिब्यूल है इसके अंदर में आपको 4 पार्ट नजर आ रहे होंगे। सबसे ऊपर वाला पोर्शन, सबसे नीचे वाला पोर्शन और लैटरल साइड के 2 पोर्शन। यहाँ पर लैटरल साइड वाले जो दोनों पोर्शन हैं ये दरअसल ग्लैंडुलर ओपनिंग होती है। यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस ग्लैंड को यहाँ पर नाम देते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्लैंड है ये है बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है बार्थोलिन ने डिस्कवर करा था, इस वजह से बार्थोलिन्स ग्लैंड बोलते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बार्थोलिन्स डक्ट, उसका
इससे कोई लेना देना नहीं है। बार्थोलिन्स डक्ट अलग चीज होती है, बार्थोलिन्स ग्लैंड अलग चीज होती है। बार्थोलिन्स डक्ट जो है वो आता है अपने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में। सलाइवरी ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है वो एक डक्ट के द्वारा होती है जिसको बार्थोलिन्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल वगैरह है, कितने टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, कौन से डक्ट को बार्थोलिन्स डक्ट बोलते हैं, वो आप ढूंढ लेना 11th क्लास की बुक के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है ये अलग है, जो कि वेजाइनल वेस्टिब्यूल के अंदर में ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये ग्लैंड क्या करते हैं, ये ल्यूब्रिकेट करके रखने का काम करते हैं। ये जो वेजाइनल वेस्टिब्यूल है इसको ल्यूब्रिकेट करके रखने का काम करते हैं, इसको चिकना बना के रखने का काम करते हैं, ताकि यहाँ पर कॉपुलेशन में थोड़ी मतलब कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, लेटरल साइड से 2 बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं। ये भी बार्थोलिन ग्लैंड है, ये भी बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है। ऊपर वाले अगर हम लोग यहाँ पर ओपनिंग की बात करें तो ये ऊपर में जो ओपनिंग होती है ये होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यूरिथ्रल ओपनिंग यानी कि यूरिन, जो यूरिथ्रा था वो यूरिथ्रा यहाँ पर आकर ओपन होता है और यहाँ से यूरिन पास आउट होता है। याद करें मैंने आपको बता रखा था कि फीमेल बॉडी के अंदर में यूरिन के बाहर निकलने के लिए और गैमेट के लिए 2 अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, जबकि मेल बॉडी के अंदर में ऐसा नहीं था। मेल बॉडी के अंदर में क्या होता था कि एक ही यूरिथ्रल ओपनिंग थी जिसके थ्रू यूरिन भी पास आउट होता था और सीमेन भी बॉडी से बाहर निकलता था, और इसी वजह से उसको यूरोजेनाइटल ऑरिफाइस कहते थे। यूरिन भी निकलता था और गैमेट के लिए भी था, तो वो यूरोजेनाइटल ऑरिफाइस था। और ये यूरोजेनाइटल ऑरिफाइस नहीं होगा, ये सिर्फ यूरिथ्रल ऑरिफाइस है, यानी कि सिर्फ यूरिन यहां से बाहर निकलता है। और गैमेट के लिए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ओपनिंग है वो अलग होती है। ये यूरिथ्रल ओपनिंग है और यहां पर ये ओपनिंग होती है उसके नीचे में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वजाइनल ऑरिफाइस। यहां पर ये अलग ओपनिंग है। ऑरिफाइस वर्ड जो होता है वो ओपनिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये यूरिथ्रल ओपनिंग यानी कि यूरिथ्रल ऑरिफाइस, और ये वजाइनल ओपनिंग यानी कि वजाइनल ऑरिफाइस। आपको आ रही होगी बात समझ में। और ये जो वजाइनल ऑरिफाइस है ये एक कवर्ड रहता है एक थिन मेम्ब्रेनस, मतलब थिन, बहुत ही काफी पतले एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमन। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर के अंदर में बात करेंगे आगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि लैटरल साइड के अंदर में क्या प्रेजेंट था, तो लैटरल साइड में ये जो ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा था ये था लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा जो ऊपर जाकर ये फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर प्रीप्यूस का फॉर्मेशन करता है, जो कि ग्लिटोरिस को घेरे हुए रहता है। और सेम जो लेबिया माइनोरा है वो नीचे की तरफ में आकर एक और स्किन की फोल्ड बनाता है, और स्किन की फोल्ड को हम लोग बोलते हैं फॉर्चिटी। ठीक है, इसका ऐसा कोई भी रोल नहीं है, लेकिन वो स्किन कहीं ना कहीं यहाँ पे आके तो जुड़ना था ही सही, तो वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और इसी वजह से इसको एक और नाम देते हैं फॉर्चिटी। और उसके बाद यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जब ये क्लोज होता है, जहाँ पर ये वल्वा खत्म हो जाता है, उसके वल्वा के खत्म होने और पीछे की साइड में यहाँ पर एनल ओपनिंग होगी। ठीक है, बात आ रही समझ में। एनस की ओपनिंग कहां पर होती है, बैक साइड में हमारे बटक के अंदर में। तो वहां पर ये जो एनल ओपनिंग होगी उसके, और यहां पर जो फ्रंट साइड में यहां पर बिल्कुल वेंट्रल साइड के अंदर में प्रेजेंट होता है कौन सा, तो वेंट्रल साइड में ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होगा, और डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, एनल ओपनिंग। उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो उन दोनों के बीच का स्पेस होगा, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया और ये एनल ओपनिंग के जो बीच का स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिनियम। ठीक है, तो इसका एज सच फीमेल जेनेटेलिया से कोई भी लेना देना नहीं होता है। चाहे कि अगर हम लोग मेल जेनेटेलिया की भी बात कर लें तो मेल जेनेटेलिया के अंदर में भी और फीमेल जेनेटेलिया के अंदर में भी, जो मेल बॉडी के अंदर में जो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी कि पीनस होगा, पीनस के नीचे स्क्रॉटम प्रेजेंट होता है, और उस स्क्रॉटम और एनल ओपनिंग पीछे की साइड में, आगे में स्क्रॉटम लगा हुआ है और वहां से फिर पीछे स्किन की फोल्ड होकर पीछे में होती है एनल ओपनिंग। ठीक है ना, आगे में स्क्रॉटम है और यहां से ऐसे पीछे आकर क्या प्रेजेंट होता है, एनल ओपनिंग। तो उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है जो कि ग्राउंड को फेस कर रहा होता है, नीचे की तरफ में जो प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिनियम। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है पेरिनियम, और ये हो जाता है एनल ऑरिफाइस। तो एनल ओपनिंग हो गई, ये वाला एनल ओपनिंग हो गया, और इन दोनों के बीच का स्पेस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। बात करते हैं अगर हाइमेन की। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर जो हाइमेन होता है ये एक पतली सी एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर करके रखने का काम करता है वेजाइनल ऑरिफाइस को, यानी कि वजाइना की ओपनिंग को बाहर से पार्शियली कवर करके रखने का वो काम करता है। अब वो पार्शियली कवर रहता है यानी कि वहाँ पर वो पूरी तरीके से उसको कवर करके नहीं रखा हुआ होता है। अब बात ये आती है कि ये जो हाइमन होता है ये दरअसल एक तरीके का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, चूंकि क्या होगा कि जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ होता है तब तक के लिए वहाँ पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो फीमेल जेनेटेलिया के अंदर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करके रखने का काम जो है वो हाइमन करता है।
लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि अगर हाइमन के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जैसे मानकर चले ये वजाइनल ओपनिंग है। जस्ट इमेजिन करना कि हाइमन क्या होता है और कैसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर उसके पहले भी मैं बता दूं कि हाइमन जो होता है वो पूरी तरीके से पहली बात की कवर करके नहीं रखा हुआ होता है वजाइनल ओपनिंग को। अगर ये वजाइनल की ओपनिंग है तो उसको पूरी तरह से कवर नहीं किए हुए होता है। हो सकता है कि इस तरीके की ओपनिंग हो सकता है इस तरीके की ओपनिंग हो सकता है कि पूरी कवरिंग भी हो, ठीक है। तो कवरिंग एक तरीके की होगी और वो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो कवर करके रखने का काम करता है हाइमन उसको बाहर से, ये दरअसल पहले के टाइम पर बोलें या फिर आज के टाइम पर भी बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि लोग इसे एक साइन ऑफ वर्जिनिटी के तौर पे देखते हैं कि अगर हाइमन रप्चर नहीं हुआ है तो वो जो फीमेल है, वो जो गर्ल है, वो जो चाइल्ड मतलब गर्ल जो है वो वर्जिन है। और अगर वहाँ पर अगर हाइमन अगर ब्रेक हो गया होता है तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ वो गर्ल जो है, वो जो कोई भी लड़की वुमेन जो है वो यहाँ पर क्या है कि वर्जिन नहीं है। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत होता है। साइंटिफिकली अगर हम लोग देखें तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे कि वो मेल हो चाहे कि फीमेल हो, आप देखकर नहीं बता सकते हैं। आप चाहे कितने भी मेडिकल टेस्ट वगैरह करा लो, आप नहीं बता सकते हैं कि कोई भी वर्जिन है या नहीं है। वर्जिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है सेक्सुअल एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं फीमेल की, किसी भी वुमेन की, किसी भी फीमेल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर में इस तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं कि लोग मतलब फीमेल्स को ऐसा देखते हैं कि इंडिया के अंदर में खासकर और बाहर के अंदर में भी अभी चीज़ें हैं जहाँ पर भी मतलब अनएजुकेटेड जहाँ पर लोग हैं थोड़े ज़्यादा हैं। तो पहले के टाइम पर ऐसे गाँव के अंदर में ज़्यादा होता था या फिर शहरों के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा होता था। पहले के लोग उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो इस वजह से यहाँ पर इंडिया के अंदर में हमें ऐसा देखने को मिलता है। या फिर बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत सारे ऐसे बाहर की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग एजुकेटेड नहीं हैं। वो ऐसा समझते हैं कि जो ये हाइमन है ये दरअसल साइन ऑफ वर्जिनिटी है या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एक साइन है कि जो भी फीमेल के अंदर में अगर उसका हाइमन रप्चर नहीं हुआ है इसका मतलब वो वर्जिन है, और अगर हाइमन रप्चर हो गया है तो इसका मतलब वो वर्जिन नहीं है। अब इसका क्या असर पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो अलग अलग सोसाइटी के अंदर में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है एक फीमेल की लाइफ में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम लोग सीधे तौर पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से होती हैं क्योंकि ये हाइमन का रप्चर होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। हाइमन जो है वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की वजह से रप्चर हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर में पेज नंबर 46 लास्ट की अगर आप 5 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग की वजह से टूट सकता है ना। हाइमन जो होता है वो कैसे भी रप्चर हो सकता है, वजाइनल टेम्पॉन को यूज़ करने से वो रप्चर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हाइमन रप्चर हो सकता है। अब बात ये आ जाती है थोड़ी कंट्रोवर्शियल, अगर हम लोग सोसाइटी की तरफ में बात करें तो हालांकि मैं उन सभी चीज़ों के अंदर में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी किसी अगर गर्ल का अगर रेप भी हुआ है तो उसके अंदर में भी ऐसा हमको देखने को मिलता है कि हाइमन रप्चर हो जाता है और वो काफ़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब अगेन वो बात आ जाती है कि हाँ आप फीमेल की तरफ में आप कितना ज़्यादा सपोर्टिव हैं या आप किस तरीके से, आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, वो आपके ऊपर में टोटली डिपेंड करता है। लेकिन ये कतई मतलब एनसीईआरटी के अंदर में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर हाइमन रप्चर हो गया है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है या फिर वर्जिन है या नहीं है। और इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है तो वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपको इससे इस बात से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। अगेन ये सोसाइटी की बातें हैं, ये अलग तरीके की बातें हैं, तो आप टोटली ये आप पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो हैं किसी दूसरे रीज़न की वजह से भी ये ब्रेक हो सकता है। हॉर्स राइडिंग से, कभी झटका लग जाने की वजह से, कहीं ऊंचे जंप करने की वजह से, मतलब किसी भी टाइप के एक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर में पार्टिसिपेशन की वजह से। दूसरी बात, हाइमन हमेशा अगर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यूजुअली ऐसा कहते हैं कि ब्रेक हो जाता है। कहते क्या है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन होती है। तो हाइमन जो है वो क्या है कि एक ओपनिंग है, ओपनिंग के ऊपर में जैसे कि ये वजाइनल ओपनिंग है, ये वजाइना है, वजाइना की ओपनिंग है, इसके ऊपर में एक पतली सी झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब पेनिस इसके अंदर में जब एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा कि इस ओपनिंग को वो ब्रेक करता हुआ जाएगा। तो इसके ऊपर में जो भी मेम्ब्रेन होगा उसको भी ब्रेक कर देगा, और जब वो ब्रेक कर देगा तो जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि हाँ मतलब अब जब अगर किसी बॉडी के अंदर में, किसी फीमेल के अंदर में अगर हाइमन ब्रेक हुआ है तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये जो फीमेल है, ये जो लेडी है वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है या फिर वर्जिन नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। मतलब कई बार ऐसा भी हमको देखने को मिलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद भी हाइमन रप्चर नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है
इस चीज़ को ज़रा थोड़ी से समझ लेते हैं। यहाँ पर ऐसा आप मानकर चलें कि ये क्या है कि ये एक वजाइनल ओपनिंग है और इसके ऊपर में इस तरीके से हाइमन की कवरिंग है। अब ये हाइमन की कवरिंग इतनी भी हो सकती है या फिर ये पूरी कवरिंग भी हो सकती है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है ये बहुत पतला भी हो सकता है, किसी किसी फीमेल के अंदर में काफ़ी थिक मेम्ब्रेन भी होती है। इससे प्रॉब्लम भी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। आप कहोगे कि फिर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ब्लीडिंग होगी तो वो वजाइना के ओपनिंग के थ्रू ही ब्लीडिंग होती है। तो वजाइना के ओपनिंग के थ्रू अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अगर हाइमन इसको कवर किए हुए है तो क्या वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी? होगी, वहाँ पर वजाइनल ब्लीडिंग होती है। और इसी वजह से एनसीईआरटी के अंदर में आपको लाइन लिखी हुई है, पार्शियली कवर किए हुए रहता है हाइमन। तो हाइमन जो है वो पूरी तरीके से कवर नहीं किए हुए रहेगा, पार्शियली कवर किए हुए रहेगा। अब हाइमन का शेप बहुत तरीके का हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल बीच में एक ओपनिंग हो हाइमन के अंदर में, ठीक है, बाहर से चारों तरफ से ये मेम्ब्रेन झिल्ली से घिरा हुआ हो, बीच में कहीं ओपनिंग हो सकता है कि ये पूरी तरीके से घिरा हुआ हो, साइड में यहाँ पर ओपनिंग हो। तो कैसे भी हो सकता है कि ओपनिंग ना भी हो। कई बार ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जिसके अंदर में हाइमन ओपनिंग होती ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हाइमन पूरी तरीके से ओपन होता है, मतलब सिर्फ थोड़े से पार्ट में हाइमन प्रेजेंट होता है और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये खुला ही होता है। ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। तो ऐसा डिपेंड नहीं करता है कि हाँ हाइमन अगर है तो सेक्सुअली एक्सपीरियंस है और हाइमन नहीं है तो वो अनएक्सपीरियंस है। इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। इवन सोसाइटी के अंदर में पहले के टाइम पर क्या करते थे कि लोगों को इस बात से फर्क पड़ता था कि जो भी मैंने पहले भी वैसे भी बोला कि देखिए ये सोसाइटी की बातें हैं कि इसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं कि अगर कोई आप अगर शादी करके आप किसी लेडी से अगर शादी करते हैं तो उसका वर्जिन होना ज़्यादा लोग इंपॉर्टेंस देते थे। और इस वजह से क्या करते थे कि फर्स्ट नाइट को वहाँ पर वाइट बेडशीट बिछा दिया करते थे, और जिसकी वजह से ताकि वो चेक करने के लिए कि अगर हाइमन रप्चर होता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग होगी तो रेड ब्लड वहाँ पर बेडशीट के ऊपर में लग जाएगा। ये सोसाइटी के अंदर में टैबू वाली बातें हैं, लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन बात होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। बहुत ही गलत होता है ये, इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है फीमेल की सेक्सुअली एक्सपीरियंस होने से, सेक्सुअली एक्टिव होने से उसका कोई भी मतलब होता नहीं है, पहली बात। और अगर है भी तो सोसाइटी को, लोगों को, एटलीस्ट हम जैसे एजुकेटेड पीपल को इस बात से फर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज आप सब जानते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो आपका नजरिया, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि थोड़ा बहुत आपके अंदर में इतना कॉमन सेंस है, आपको पता है कि वुमेन को आपको किस तरीके से, किस नजरिए से देखना है। और एटलीस्ट आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आप ज्यादा तरीके से समझ पाते होंगे। ये दूसरे स्टूडेंट्स की तरह नहीं कि हाँ यार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो चीजें हमारे मन में नहीं है एटलीस्ट, और मुझे इस बात का बड़ा फक्र होता है। ये सोसाइटी अभी तक उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है कि आप इन सभी चीजों को नॉर्मल देख सके। अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चे, आप जितने भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि यहां पर जब भी हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने चलते हैं, या फिर अगर हम लोग कहते हैं किसी के सामने कि हाँ आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और आप जब कहते हो कि हाँ यार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मैंने ले रखा है, ठीक है, बायोलॉजी ले रखा है, तो और भाई रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया क्या? लोगों की थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई है, और इस बात का बहुत गुस्सा भी आता है। कई बार लगता भी है, गर्व होता है कि यार पता नहीं ये जाहिल लोग पता नहीं कहाँ, मतलब कौन सी अभी दुनिया के अंदर में, थर्ड वर्ल्ड के अंदर में रह रहे हैं, और चीज़ें पता नहीं कब डेवलप होनी शुरू होंगी। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कई बार ठीक है, खैर जो भी है, अगर सीधे ही बात है, अगर ऑल इन ऑल कहने की अगर यहाँ पर बातें हैं, तो आप एक टेड टॉक्स अगर आप में से बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, बहुत सारे लोग आप में से देखते होंगे, तो अगर आपको हाइमन और वजाइना के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें अगर आपको चाहिए, और हाइमन क्यों रप्चर होता है, क्यों रप्चर नहीं होता है, क्या हमेशा रप्चर हो जाता है, क्या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद रप्चर हो ही जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो टेड टॉक्स का एक एपिसोड है, आप सर्च कर लेना टेड टॉक्स हाइमन, ठीक है। मैं आपको वीडियो के अंदर में लिंक दे नहीं सकता, क्या पता शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको टेड टॉक्स। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा टेड टॉक्स, और इसके आगे स्पेस करके लिख लेना हाइमन, और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कि वो आप वीडियो जाकर जरूर से देखना, ठीक है, और तब आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। इवन यहाँ पर दूसरे की बात नहीं कर रहे हम, मैंने अपनी खुद मतलब फैमिली मेम्बर्स के बीच में मैंने एक्सपीरियंस करा है यार कि जब भी कभी भी बातें होती हैं तो लोग बायोलॉजी को पता नहीं ऐसा मजाक की तरह देखते हैं, और पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया के अंदर में। पढ़े लिखे लोगों की बातें कर रहा हूँ मैं,
मेरे कोलीग्स बहुत सारे ऐसे हैं जो यार बायो के फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, और वो जब भी आप कहेंगे कि आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, पता नहीं लोगों के अंदर में क्या वो एक थिंकिंग क्या है समझ में नहीं आता मेरे। और इन सभी चीज़ें, और वो सभी चीज़ें जो हैं वो टैबू हैं हमारे लिए, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। हम इसको एक गलत नज़रिए से देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं, और यही रीज़न है कि हमारे इस सोसाइटी के अंदर में ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का बढ़ना, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, हमें लोगों से इस हमें सेक्स के बारे में बात करने में शर्म आती है, हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने में शर्म आती है। तो पता नहीं यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं, और कब ये मेंटेलिटी डेवलप हो पाएगी, कब लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर लेंगे कि हाँ यार ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ है, सेक्स इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग। आप जैसे कि आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, हम सांस लेते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, ये वैसी एक चीज़ें हैं, एक सेक्स एक चीज़ है। और अगर ये ऐसी बातें नहीं होती तो हम यहाँ पर 12th क्लास के अंदर में नहीं पढ़ रहे होते, इसके अंदर में कोई टैबू वाली बात नहीं है। लेकिन अगेन यहाँ पर जो भी है, ठीक है, तो बात आ गई होगी समझ में आपको। खैर ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा डायग्राम को। इन्हीं सभी पॉइंट्स को अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। मॉन्स प्यूबिस क्या होगा? एक कुशन होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, एक कुशन के जैसा एक मतलब एक फैटी टिश्यू की कुशन लाइक लेयर होगी, एंड इट इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर और स्किन के द्वारा ये कवर्ड होता है, ठीक है। उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। जहाँ पर हेयर निकले हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होगा? एक टाइप का फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड कवर्स दी वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग को ये कवर करके रखता है, और कहाँ से प्रेजेंट होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। जो मॉन्स प्यूबिस था बिल्कुल ऊपर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी, उसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे में यहाँ पर वजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखने का काम जो है वो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और इसके ऊपर में यहाँ पर हेयर्स भी होते हैं, हेयर भी होता है, और स्वेट ग्लैंड वगैरह भी लेबिया मेजोरा के ऊपर में प्रेजेंट होता है, वो हमने आगे यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे पार्ट लेबिया माइनोरा के बारे में। इट इज़ अ पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। यहाँ पर ये पेयर्ड फोल्ड होते हैं, ये भी टिश्यू के मतलब पेयर्ड फोल्ड है, मतलब दो टाइप से, दो तरफ से यहाँ पर ये भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इट प्रेजेंट अंडर लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे, जस्ट अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इट डू नॉट हैव हेयर और स्वेट ग्लैंड अनलाइक लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जैसे, मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर में क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड और हेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर इट डू नॉट हैव हेयर और स्वेट ग्लैंड। यहाँ पर हेयर और स्वेट ग्लैंड नहीं होंगे, अनलाइक लेबिया मेजोरा, जब मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइमन की। इट इज़ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया। इट पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, और ये ओपनिंग ऑफ द वजाइना को कवर करके रखता है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग क्लिटोरिस की। क्लिटोरिस जो होगा वो क्या होगा? इट इज़ अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एक टाइनी फिंगर लाइक एक छोटा सा इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के भी जस्ट ऊपर दो लेबिया माइनोरा के स्किन के फोल्ड के अंदर कवर्ड हुआ एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। प्रेजेंट एट अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। दोनों लेबिया माइनोरा जहां पर जाकर मिलते हैं जिस जंक्शन पे, उस जंक्शन के पास ही कहां पर प्रेजेंट होंगे? यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर में यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। आई होप बात आ गई होगी समझ में आपको। डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा, और बस ये था हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट जो था एक्सटर्नल ओपनिंग यानी कि वल्वा, ठीक है। इसके बाद हमारा बच जाता है अभी मैमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर में। तब तक आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेना। पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बस थैंक यू।